गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक नामक क्रियाओं के माध्यम से हमारा सारा काया का व्यापार एवं स्वसंचालन एक मशीन की भांति सुचारू रूप से चलता रहता है। ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे अंग का संचालन, आंखों की पलकों का झपकाना, इन पर हमारा नियंत्रण रहता है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि ब्रीदिंग या ब्लड सर्कुलेशन, नाड़ी की गति का चलना। यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। इन्हें प्रभावित करने और मनचाही दिशा में मोड़ने मरोड़ने का उनमें प्रविष्ट कर चुकी विकृतियों को हटाने और मिटाने में स्वसम्मोहन की उपचार की प्रक्रियाएं सफल हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने इस विद्या पर बहुत माथापच्ची की है और जो शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जन उपयोगी हैं। न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज अमेरिका के मूर्धन्य मनोचिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर रॉल्फ विविन ने अपनी कृति वैज्ञानिक सम्मोहन विद्या में कहा है कि हमारे शरीर के अनेक अति महत्वपूर्ण अंगों का संचालन अनैच्छिक स्नायु मंडलों के द्वारा होता है। उससे संबंध स्थापित करने के दो माध्यम हैं। ये माध्यम है भावना और प्रेरणा। डॉक्टर कीलर ने अपनी पुस्तक इमोशंस एंड बॉडीली चेंजेस में इसका सुविस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। साइकोजेनिक डिस्पेप्सिया नामक बीमारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक बार कई व्यापारियों ने व्यापार में घाटा होने के कारण पेट संबंधी बीमारियों से त्रस्त होने की शिकायत की। चिकित्सा उपचार कराने पर भी उस रोग से जब मुक्ति नहीं मिली तो डॉक्टर कीलर से संपर्क किया। मनोचिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर कीलर उन दिनों अच्छी ख्याति अर्जित कर चुके थे। डॉक्टर कीलर ने पाया कि उदर रोगों के 60 से 70% मामले शारीरिक न होकर मानसिक कारणों से पनपे थे। गहरे अध्ययन और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पॉजिटिव थिंकिंग एवं प्रसन्नतादायक विचारों के उन्नयन से उभार से मनुष्य की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि हृदय संस्थान, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि में सुधार होता है। इसके विपरीत नेगेटिव थिंकिंग की अभिवृद्धि होने पर शरीर में इन प्रणालियों में विकृतियां आ जाती हैं और व्यक्ति बीमार रहने लगता है। भावना और प्रेरणा दोनों का आपस में एक गहरा संबंध है। एक के उभार से दूसरा स्वयं उभरने लगता है, लेकिन भावना पर नियंत्रण पाना कठिन है। प्रेरणा पर मानसिक नियंत्रण आसानी से पाया जा सकता है। प्रेरणा का संप्रेषण सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऐच्छिक स्नायुओं द्वारा संपन्न होता है। प्रेरणा लेने वाला व्यक्ति भी इसी के माध्यम से ग्रहण करता है, लेकिन उसका अंकन गहराई तक अनैच्छिक स्नायु मंडलों तक हो जाता है। सम्मोहित व्यक्ति में अंकित ये प्रेरणा सम्मोहन के बाद शारीरिक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए नशे की आदत से त्रस्त व्यक्ति को जब सम्मोहित करके नशा छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है तो बोलने और सुनने की क्रियाएं ऐच्छिक स्नायु मंडल द्वारा संपन्न होती हैं। नशे की बुरी लत को छोड़ने का संकेत सम्मोहित व्यक्ति का अवचेतन मन ग्रहण करता है। इनमें जो प्रमुख तत्व काम करता है वह है रोगी का सम्मोहनकर्ता के प्रति विश्वास या श्रद्धा का होना। श्रद्धा या विश्वास की गहनता जितनी अधिक होगी, रोग का उपचार करने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। वैसे तो पाश्चात्य जगत में सम्मोहन चिकित्सा के विकास विस्तार का श्रेय वियना के डॉक्टर मैस्मर को दिया जाता है, जिन्होंने उस समय चिकित्सा पद्धतियों से उपचार कराने पर असफल हो चुके मरीजों पर इस प्रयोग से असाधारण सफलता प्राप्त की थी। उन्हें सर्वाधिक ख्याति तब मिली जब उच्च वर्ग की एक बालिका के अंधत्व को मिटाने में वे सफल हुए, जिसे वे वहां के विशेषज्ञ असाध्य घोषित कर चुके थे। यद्यपि इस घटना में उन्हें वहां के विशेषज्ञों का कोपभाजन बनना पड़ा और वियना छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में भी उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली। मैस्मर द्वारा विकसित हिप्नोथेरेपी आज के युग में विश्व के प्रायः सभी देशों में प्रचलित है। इस प्रक्रिया में विभिन्न सम्मोहक
जो क्रियाएं अपनाते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। सामान्यतः इसके अंतर्गत सम्मोहक उस व्यक्ति विशेष अथवा रोगी को सम्मोहन विद्या से होने वाले लाभ से अवगत कराता है, जिससे रोग के अज्ञात और भूले विसरे कारणों को जानना संभव होता है। इससे भाव समाधि जैसी स्थिति में पहुंच जाना संभव होता है और उससे कोई हानि भी नहीं होती और न ही किसी प्रकार की अशक्तता की संभावना होती है। रोगी को इस प्रकार से आश्वस्त करके फिर उससे सहयोग करने को कहा जाता है। इस दौरान सम्मोहित व्यक्ति को कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि वह जीवन में अमुक क्रियाएं करता रहेगा। सामान्यतः सम्मोहन छूटने के बाद सम्मोहित व्यक्ति को क्या क्या संकेत दिए गए हैं उसे कुछ याद नहीं रहता। इस क्रिया को हिप्नोटिक एमनेसिया की स्थिति कहते हैं। इस प्रति में कुछ प्रभाव नहीं पड़ने पर भी अंतर्मन में ये संकेत गहराई से अंकित हो जाते हैं और अनजाने में ही व्यक्ति उनका पालन करने लगता है। इस प्रकार के संकेतों को सम्मोहन विद्या में पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन कहते हैं। पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन का सबसे ज़्यादा लाभ लोगों के बुरे व्यसनों को छुड़ाने में होता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों में दवाइयों से अथवा अन्य उपचारों से लाभ नहीं होता, उनमें भी हिप्नोटिज्म काफ़ी हद तक उपयोगी सिद्ध होता है। सभी तरह के हिस्टीरिया, फोबिया या बेबुनियाद भय, आशंकाएं, अनिद्रा, न्यूरेस्थीनिया, हकलाना, नपुंसकता आदि, इनके अलावा मासिक ऋतु की विकृतियां, पेट दर्द, अपच, कब्ज, भूख न लगना, समुद्री मितली, न्यूरोलजिया, सियाटिका, एक्जिमा के कई प्रकार के शारीरिक रोगों के अतिरिक्त मंच का भय होना, परीक्षा का भय होना, शर्मीलापन, संभाषण आदि मानसिक बीमारियों में सम्मोहन चिकित्सा काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। सम्मोहन चिकित्सा में रोगी को इस विद्या में पारंगत किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता होती है, जबकि स्वसम्मोहन में इस समूची प्रक्रिया को व्यक्ति स्वयं कर सकता है। ऑटो सजेशन या स्वसम्मोहन में व्यक्ति स्वयं को इस तरह के निर्देश और प्रेरणाएं देता है जिनका असर अंतर्मन या अचेतन मस्तिष्क में अंकित हो जाता है और वहां जड़ जमाकर बैठी हुई विकृतियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पलायन करने लगती हैं। उस रिक्त हुए स्थान की पूर्ति पॉजिटिव थिंकिंग और सद्भावनाएं करने लगती हैं और ये शुभ संस्कार अपनी जड़ें जमाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सुधार एवं प्रसन्नता प्रफुल्लता का वातावरण अपने भीतर ही उत्पन्न होने लगता है। स्वसम्मोहन का चमत्कारिक प्रतिफल सम्मोहन चिकित्सा की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। तो इस तरह से अपने आप को शुभ प्रेरणाएं देकर, पॉजिटिव थिंकिंग रखकर आप भी खुद का स्वसम्मोहन कर सकते हैं और कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।